देखिए, हम लोग ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, क्लीवेज जो है वो हम लोगों ने मोरुला स्टेज तक और ब्लास्टुला स्टेज तक देख लिया था। अब हमें थोड़ा उसके आगे का देखना है, स्ट्रक्चर की क्या क्या स्ट्रक्चर्स और बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बारे में हमें जानना है कि गैस्ट्रुलेशन होता क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोमर है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड साथ ही साथ जो बेसिकली समरी दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट का किस महीने में क्या स्ट्रक्चर बनता है, वो देखना है। एंड फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देखेंगे। फिर लास्ट में हम कह सकते हैं हम पार्टिकुलेशन को देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही इस चैप्टर में बचा हुआ है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो टॉपिक जो है हमारा वो है, एक्चुअली हम लोगों ने देख लिया था, ब्लास्टोसिस्ट तक देख लिया था। एंड ब्लास्टोसिस्ट में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन टॉपिक दे दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म होगा, तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस स्ट्रक्चर के रूप में एम्ब्रायो जो है वो इम्प्लांट होता है। यूट्रस में आने के बाद लगभग 3 से 4 दिन उसको लगता है कि वो पूरी तरीके से इम्प्लांट हो जाए। तो देखिए, हम अगर सिंपल सा अगर मान लो हम फिगर ऐसे बनाते हैं, ये यूट्रस का फिगर हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से फर्टिलाइजेशन तो लगभग यहाँ पे हुआ होगा, है ना। यहाँ से ये डिवाइड करते 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 आ रहा है, एंड फाइनली फंडस पार्ट में, या फिर हम कह सकते हैं ये जो ऊपरी पार्ट होता है, नीचे का पार्ट नहीं, फंडस पार्ट में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट होता है। हमको एग्जैक्टली अगर हम लोग कहें तो 7 से 8 दिन लगता है, इसको 1 वीक लगता है यहाँ तक पहुँचने में। एंड इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है तो अगर हम लोग कहेंगे तब तक ये जो इसका वॉल है, समझना इस चीज़ को, ये जो वॉल है ये भी ग्रो करता है एंड इसको पूरे तरीके से कवर कर लेता है। जिस पार्ट से, जैसे समझो यहाँ से गया होगा इसका वॉल से ये, ठीक है, ये अंदर चला गया, एंड ये अंदर जैसे ही अंदर चला जाता है एम्ब्रायो इस वॉल के अंदर पूरी तरीके से अंदर धस जाता है। लगभग 3 से 4 दिन लगता है। तो लगभग अगर हम फर्टिलाइजेशन से कैलकुलेट करेंगे तो 12th डे पे क्या होता है, कम्प्लीटली इम्प्लांटेड हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। एंड जैसे ही ये इसके अंदर जाता है तो जिस पाथ से वो अंदर गया होगा वो रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, एक क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्लोजिंग कोएगुलम बोलते हैं, क्लोजिंग कोएगुलम। अब देखो, इसमें जो लेयर था, जैसे कोरोना रेडियाटा के नीचे कौन सा लेयर था, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर था। ये जोना पेलुसिडा लेयर काम क्या करता है, ये काम रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये लेयर दूसरे एक एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट ना हो जाए। ये नहीं कि कहीं पे भी इम्प्लांट हो जा रहा है, तो एक एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट करने से क्या होता है, बचाता है। ठीक है, अब देखो,
जैसे ही ये इम्प्लांट हो जाता है तो ये वॉल क्या है अभी, ये एंडोमेट्रियम पहले कहलाता था। ठीक है, बिफोर इम्प्लांटेशन इसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते थे। हाँ मीनू बोलिए, कुछ बोल रही हैं। तो देखो, बोल रहे हैं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन इसको एंडोमेट्रियम हम बोलते थे, लेकिन जैसे ही ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है इस लेयर का नाम, इस यूट्रस के लेयर को हम डेसीडुआ कहते हैं। डेसीडुआ। अब देखो, मान लो यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऐसे, अगर मान लो इस फंडस पार्ट में इसको हम पूरा इरेज कर रहे हैं, मान लो इस फंडस पार्ट में ऊपर के तरफ क्या हो गया कि इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, ये इस रीजन में हम कह रहे हैं ये ऐसे इम्प्लांट हुआ और ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो रीजन डेसिडुआ का जो रीजन जहाँ प्लेसेंटा बनता है उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। बेसिलिस कहते हैं, बेसिलिस। एंड जो पार्ट एम्ब्रायो को इस ल्यूमेन से सेपरेट कर रहा है ये, ठीक है, इस ल्यूमेन से सेपरेट कर रहा है, इस पार्ट को, इस रीजन को हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं। डेसिडुआ कैप्सुलरिस मतलब एक तरीके से जो एम्ब्रायो को इस ल्यूमेन से सेपरेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं। कैप्सुलरिस। और बाकी कोई भी पार्ट जो साइड का रीजन प्रेजेंट होता है डेसिडुआ का, उसे डेसिडुआ पेराइटलिस कहते हैं। तो तीन रीजन है, एक जहाँ पे प्लेसेंटा बनता है बेसिलिस, उसके लगभग अपोजिट साइड को हम बोल सकते हैं कैप्सुलरिस, और बाकी साइड को पेराइटलिस बोलते हैं। डेसिडुआ जो इंडोमेट्रियम का वॉल है, जब डिलीवरी होता है हम कह सकते हैं पार्ट्यूरेशन होता है, तो उस समय पूरा का पूरा ये वॉल भी बाहर आ जाता है along with the placenta, and this is known as after birth। इसी को हम लोग आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। अब देखो, जो प्लेसेंटा और एम्ब्रायो बना है, मतलब एम्ब्रायो और मदर बॉडी के बीच में प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब ये प्लेसेंटा कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे से, मतलब मदर का टिश्यू और फीटस का टिश्यू कंबाइन करके बनाता है इंटीमेसी के हिसाब से। तीन तरीके का हम लोग इम्प्लांटेशन कह सकते हैं, या इम्प्लांटेशन को हम लोग कह सकते हैं कि प्लेसेंटा तीन तरीके से क्लासिफाई हो रहा है। किस बेसिस पे, इंटीमेसी के बेसिस पे। इंटीमेसी मतलब कितना क्लोज कांटेक्ट है दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन हमको देखना है। ये तो रफ फिगर था, बना रहे हैं अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन अबाउट 4 days after entering the uterus, the uterus,
ये क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट करता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मैमल्स के ब्लास्टोलाइस्ट को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट gets attached with endometrium. Endometrium. With endometrium. और लगभग मैंने क्या बोला है, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो साइट जो होता है, साइट ज़्यादातर जो लोकेशन जहाँ पे इम्प्लांटेशन मोर कॉमनली वो मिड डॉर्सल पार्ट होता है। मिड डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट, और इसी को फंडस कहते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितना समय लगता है, तो इम्प्लांटेशन लगभग 7 से 8 दिन बाद हम कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद स्टार्ट होता है एंड 3 से 4 दिन लगता है। ठीक है, हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन है टेक्स 7 to 8 days after fertilization, after fertilization and completed by 12th day. And completed by 12th day. एक मैंने टर्म बताया कौन सा भाई, इसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग कोएगुलम। क्लोजिंग कोएगुलम, कोएगुलम। मैंने क्या बताया क्लोजिंग कोएगुलम को, द प्लेस ऑफ entry through which the embryo enters. The embryo enters into the wall. Into the wall is completely is completely closed by closed by a fibrous and cellular plug. Fibrous and cellular plug. सर हाँ बोलिए। सर
ये जो सेलुलर प्लग है शायद यही प्लेसेंटा होता है क्या? यही से नहीं प्लेसेंटा इफेक्ट? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा। ये इस साइड बना प्लेसेंटा, वॉल जिस साइड है ना उस साइड बना है। ये किस साइड बना है? ये सब कैविटी है उस साइड बना है, क्योंकि उधर ही से ने एंटर किया है। जिधर से फैलोपियन ट्यूब के अदर साइड जो कैविटी है यूटेरस का, वहां पे ये बना है। हाँ, जिधर कैविटी है उधर बना है, और प्लेसेंटा किधर बनेगा? जिस साइड वॉल है उस साइड ना बनता है। ये एंडोमेट्रियम का जो फंडस वाला जो वॉल है, जिस साइड से वो मतलब उसको सर वो अंदर से वो पूरा कवर हो रहा है, उसके ऊपर जो भी प्लेसेंटा होगा वहीं से अटैच होगा ना? हाँ, प्लेसेंटा जो है वो एक टिश्यू बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो बन जाता है। एंड ऐसे हम लोग देखें तो प्लेसेंटा फुल्ली प्लेसेंटा बनने में कुछ समय लगता है, और वो डेवलप करता है। प्लेसेंटा भी डेवलप करता है फीटस के साथ। फीटस भी बड़ा हो रहा है, साथ ही साथ प्लेसेंटा भी बड़ा होते जाता है। सर जो एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है सर, हाँ बोलिए ना। तो उसमें दिया है हम्म, आपकी आवाज कट रही है वैष्णवी। यस सर, सर बोल रहे हैं ना सर, जो योग सैक दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में जो फिगर नहीं दिया हुआ, ह्यूमन फेटस विद इन द यूट्रस, तो उसका यहीं से ना हमको ये यहाँ पे जो कैपिटल दिया था वहीं से ना, यही वाला ना बोल रहे हैं? अच्छा रुक जाइए, थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें छुटी रहती है एनसीईआरटी में। तो क्या लिख लिए सब कुछ? फुल्ली एम्बेडेड होता है कल्याणी। नहीं नहीं आ रहा। बोल सकते हैं कि जोना पेलुसिडा जो है भाई, जोना पेलुसिडा प्रिवेंट प्रिवेंट implantation prevent implantation of blastocyst of blastocyst at an abnormal site. Abnormal site. देखो, जो समझो ब्लास्टोसिस्ट बना था, उसमें जो पेरिफेरल सेल्स था वो ट्रोफोब्लास्ट सेल था। ये एक स्टिकी सेल्स होता है, स्टिकी म्यूकस सिक्रेट करता है जो उसको चिपकाने में मदद करता है। एंड ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि वो फैगोसाइटिक भी होते हैं। तो जो यूट्रस का जो सेल है, जिस साइड से वो इम्बेड करेगा या इम्बेडमेंट होगा, उसको वो फैगोसाइटोज करेगा, तभी तो वो जगह खाली होगा। तो जो ट्रोफोप्लास्ट का होता है सेल, उनके पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि वो स्टिकी भी होते हैं, साथ ही साथ फैगोसाइटिक भी होते हैं। The trophoblast, the trophoblast has the property of being of being able to stick to the
uterine wall, uterine wall, and its cells have the capacity have the capacity have the capacity or to eat other cells other cells मतलब being phagocytic, and also it produces a sticky mucus that helps it to attach to the wall of the endometrium, and after implantation the wall become or is known as decidua. हम बोल सकते हैं भाई, आफ्टर इम्प्लांटेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, उसी को भाई हम क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ, डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम को ही हम डेसिडुआ कह रहे हैं, जो 3 तरीके का हो सकता है भाई। कौन कौन सा? डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटलिस। तो 3 तरीके का डेसिडुआ हो गया। बेसिलिस किस साइड है? जिस साइड प्लेसेंटा उस साइड बेसिलिस, जिस साइड ल्यूमेन उस साइड कैप्सुलरिस, एंड अदर साइड पे पेराइटलिस बोलेंगे हम लोग। सिंपल इस लिख सकते हैं, प्लेसेंटा साइड, कैप्सुलरिस को हम लिख सकते हैं ल्यूमेन साइड, अदर साइड। हाँ बिल्कुल, वैष्णवी बेसिलिस के अपोजिट होता है।
गया। देखो, अब मेनली हमको पढ़ना है गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन हो गया भाई। इम्प्लांटेशन पे ही हमको गैस्ट्रुलेशन पढ़ना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है एंड पार्टिकुलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गैस्ट्रुलेशन। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। देखो, गैस्ट्रुलेशन ही हम कह रहे हैं कि गैस्ट्रुला जो स्टेज बन रहा है ब्लास्टोसिस्ट के बाद, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है गैस्ट्रुला स्टेज। एंड गैस्ट्रुला स्टेज में ही मैंने क्या बताया था कि क्लीवेज जाके खत्म हो जाता है, धीरे धीरे रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो स्लो डाउन होते जाता है। एंड अल्टीमेटली जब गैस्ट्रुला स्टेज एंड करता है तो उसी समय हम कह सकते हैं कि जो क्लीवेज है वो रुक जाता है। तो हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रुला की। तो गैस्ट्रुला जो है भाई, in this stage rate of cleavage rate of cleavage in this stage rate of cleavage is slow and ultimately ultimately stops at the end of gastrula at the end of gastrula। ये जो स्टेप है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दो मेन इवेंट इसमें होता है। टू मेन इवेंट्स takes place takes place during gastrula stage during gastrula stage during gastrula stage। फर्स्ट जो इवेंट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमा। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमा ऑफ ब्लास्टोमा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमा। अब देखो, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है ब्लास्टोमर का, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ये सिग्निफिकेंस है, मतलब कि जैसे ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का, हम कह सकते हैं कि एक्चुअली यही मेन काम है गैस्ट्रुला स्टेज का। एज अ रिजल्ट ऑफ
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तीनों लेयर्स बनेंगे, पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनेगा, बाद में जाके बीच में मेसोडर्म बन जाएगा। थ्री जर्मिनल layers that is ectoderm, mesoderm, mesoderm and endoderm are formed are formed अब देखो, यही सिग्निफिकेंस है कैस्ट्रोला स्टेज का। फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, formation of three germinal layers is the significance formation of three germinal layers is the significance of gastrula stage, gastrula stage।
हो गया। देखिए, गैस्ट्रोला स्टेज में क्या हो रहा है कि जो हम कह सकते हैं जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ना, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ताकि हम कह सकते हैं कि अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे वो पहुंच जाए, ताकि जब हम कह सकते हैं जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो दोनों चीज़ें हो रही है, मतलब कि कौन सा पार्ट, देखो हर ब्लास्टोमर मूव करना स्टार्ट करता है एंड अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंच जाता है, ताकि जब वो ऑर्गेनोजेनेसिस करे, तो क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा तो हम कह सकते हैं कि हर सेल जो है वो अपने अपने डेफिनेट पाथ पे पहुंचना जरूरी है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, मूव करने में। तो उस समय एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो गैस्ट्रोला स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो oxygen intake will increase. So the answer will be gastrula stage, because in that stage morphogenetic movements occur and that will uh, require more amount of oxygen because it is very energy dependent process, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं morphogenetic movement ही start होगा differentiation के साथ साथ। During gastrula stage ओजस्वी, हो सकता है आवाज जो है वो नेटवर्क की वजह से कम बेसी हो रहा हो, क्योंकि लाइट तो है, इतने बारिश के बाद भी पूरा घर डूब गया है मेरा। एंड रीच टू देयर डेफिनेट प्लेस, टू देयर डेफिनेट प्लेस, टू देयर डेफिनेट प्लेस इन embryo, बिकॉज जैसे ही गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद से ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा, बिकॉज 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 आफ्टर गैस्ट्रुलेशन organogenesis organogenesis has to start in embryo morphogenetic movements requires
enormous energy, enormous energy, requires enormous energy. Embryo consumes maximum oxygen during gastrula stage. During gastrula stage. Gastrula stage. During gastrula stage. सर बोलिए। सर ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर कि जब ऑक्सीजन हम लोग ज्यादा लेंगे तो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा, जिसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज करेगा और वो इजीली जो भी मूवमेंट होगा वो हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज तो हो रहा है। तो ये जाहिर सी मतलब बात है, और हाँ, जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन इनटेक होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड एनारोबिक से हम जानते हैं मात्र 2 ही एटीपी निकलता है, एरोबिक से 36 एटीपी निकलता है। यस सर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया ह्यूमन फिजियो का, डाइजेशन वाला। यस हो गया, रिस्पिरेशन वाला स्टार्ट हुआ है। हो गया। देखो, इसीलिए कल्याणी 11th का प्लानर वो अभी तो सर पढ़ा रहे हैं। एंड देखते हम लोग, आई थिंक जुलाई तक तो ऑनलाइन रहेगा ही, इसलिए सर के कुछ चैप्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं प्लानर वैसा तो, क्योंकि अभी तो हम कह सकते हैं शेड्यूल से क्लासेस चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन होने के बाद से क्लासेस तो थोड़ा कम हो जाएंगी। ग्लूकोज लेवल कम हुआ अरीज, तब इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जिस समय प्रेगनेंसी होता है इनिशियली, उसी समय से क्या है कि जो डाइट है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एनर्जी में लेवल में कम होगा तो जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होगा। एंड प्रॉपरली अगर नहीं पहुंच पाएगा अपने जगह पे तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में दिक्कत होगा। एंड वहीं पे क्या है कि ऑर्गेनोजेनेसिस भी अफेक्टेड हो सकता है। ओके, देखिए, अगर मैं मेथड ऑफ गैस्ट्रुलेशन की बात करूँ तो दो मेथड हमको देखने को मिलता है। एक है एपिबोली, दूसरा है एम्बोली। एपिबोली कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट जो होता है वो एक्टोडर्म फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब एक्टोडर्म मूव कर रहे, ब्लास्टोमेरस डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहे, मतलब एक्टोडर्म का पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन पहले होगा, बाद में दूसरे मेसोडर्म और एंडोडर्म होगा। दूसरे में एम्बोली मूवमेंट हम कहते हैं जहाँ पे मेसो और एंडोडर्म मूव करता है पहले, एक्टोडर्म बाद में मूव करता है। मतलब पहले डिफरेंशिएशन अगर स्टार्ट होगा तो हम बोलेंगे कि मेसोडर्म और एंडोडर्म का होगा, एक्टोडर्म का बाद में होगा।
method of gastrulation. Method of gastrulation. There are two methods. First one is epiboly. Epiboly. Second one is emboli. Epiboly and emboli. Movement of ectoderm forming blastoma. Second one is movement of endoderm and mesoderm forming blastoma. Blasto forming blastoma. देखो, इसमें अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो एक्चुअली इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट करता है। इनर सेल मास जो कि 2 लेयर्स था ब्लास्टोसिस्ट का, वही डिफरेंशिएट करके एक्टोडर्म बनाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड इसी के सेल्स जो होते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी के सेल्स को बना सकता है, पूरे बॉडी को फॉर्म कर सकता है, इनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स। एंड ये हम कह सकते हैं टॉटीपोटेंट होते हैं, यानी कि दे हैव द टोटल पोटेंसी टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। Yeah. देखिए, हम बोल रहे हैं जो इनर, याद करिए जो हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट देखा था उसमें 2 सेल था, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है एंड अंदर की तरफ क्या है, इनर सेल मास है। तो जो इनर सेल मास है, इट एक्चुअली डिफरेंशिएट टू फॉर्म द 3 जर्मिनल लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड इनके जो सेल्स कहलाते हैं उनको स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि टॉटीपोटेंट है। टॉटीपोटेंट मतलब इट कैन गिव राइज टू अ फुल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, what will be the next? So अगर मैं
डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करूं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, स्टेजेस इन ह्यूमन, डेवलपमेंटल स्टेजेस इन ह्यूमन। तो क्या क्या चीजें हमको नजर आएंगी भाई? सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। आफ्टर 1 मंथ, देखो बॉडी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होने लग रहा है। तो बड़ा होने पे सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहे हैं। एंड सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही फॉर्मेशन होता है, हार्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि अब उसको पंप करना होगा। हार्ट फॉर्म बाय एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ दूसरे महीने तक लिम्स डेवलप कर जाता है। लिम्स मतलब हाथ और पैर, एंड उस पर डिजिट्स यानी कि उंगलियां आ जाती हैं। लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप। डिजिट्स का कहने का मतलब क्या हो गया, फिंगर्स डेवलप, डेवलप्ड। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, तीसरे महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक में काउंट करेंगे तो 12 वीक बोलेंगे। इस समय मोस्टली मेजर जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। मोस्ट मेजर ऑर्गन्स फॉर्म। देखिए फिफ्थ महीने में इन फिफ्थ मंथ सबसे पहला मूवमेंट नजर आएगा। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus and appearance of hair on head, appearance of hair on head। नेक्स्ट देखिए, एट एंड ऑफ इन दोनों में छूट गया, देख लीजिए। और सिक्स, एट एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ बॉडी पे भी हेयर आ जाएगा,
पहले सर में आता है, फिर बॉडी पे आता है। विथ फाइन हेयर eyelids separate and eyelashes are formed. Eyelashes are formed. छठे से 9वें महीने तक ना बच्चा सिर्फ साइज में बड़ा होता है, सारा मेजर ऑर्गन सब चीज बच्चा तैयार है, खाली ग्रो साइज में करता है अगले 3 महीने में। ठीक है, इसीलिए कभी कभी बच्चा 6.5 महीना 7 महीना में भी जन्म ले लेता है, तो ऐसा नहीं उसका हाथ नहीं बना है, पैर नहीं बना, वो पूरा कंप्लीट है, बस साइज उसका छोटा रहेगा, मतलब अंडर वेट पैदा हो जाएगा। एंड उसको थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए कुछ दिनों तक, क्योंकि वो एक कमजोर है अभी बच्चा, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है शीशे के अंदर। अगर मान लो 7वें महीने या 7.5 या 8 महीने पे भी हो गया बच्चा, तो इंक्यूबेटर में उसको रखा जाता है। ओके, 1 मिनट रुकिए।
नहीं रिया, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली 8 महीने में। तो ये देखिए, ये हम लोगों का एक एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स। का एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स। हाँ नहीं, ऑर्गन में कुछ बाकी ऑर्गन तो फंक्शनल पहले से रहते हैं। लंग्स वगैरह जो है वो बाद में जाके फंक्शनल होता है। देखो, एक डर्मिनल लेयर बनाता है। डर्म मतलब एक लेयर हम कह सकते हैं, जो ब्लास्टोमस का सेलुलर लेयर, समझना है इस चीज को। उस केस में क्या होता है, मतलब ऑर्गन डिफेक्टेड होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्गन नहीं दिखेगा। उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होता है तब ऑर्गन में डिफरेंशिएशन होता है। बहुत सारा कारण, एक ही कारण नहीं है कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नहीं हो पाया तो ऑर्गन डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं हो पाया। और भी बहुत कारण है, जेनेटिक कारण हो सकता है, और हम कह सकते हैं हैबिट ऑफ दी मदर हो सकता है। अगर उस समय वो ड्रग्स इनटेक कर रही है, चाहे अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक केस है, तो उस केस में भी ऑर्गन डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो सकती है। अब देखो, ये ब्लास्टोडम जो सेलुलर पार्ट है ना, ब्लास्टोमर या ब्लास्टोमस का जो टोटल ओवरऑल ब्लास्टोमस है, अब वो क्या करते हैं, दो एक लेयर फॉर्म करते हैं, सेलुलर लेयर, जिसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। इस ब्लास्टोडर्म का बीच का पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो एम्ब्रायो प्रॉपर बनाता है। एंड मेनली हम कह सकते हैं जो पेरिफेरल रीजन है सेल्स का, वो किसी एम्ब्रायो फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये रीजन एम्ब्रायो के ऊपर मेम्ब्रेन बनाता है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स हम लोग कहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म blastoderm the central part of blastoderm gives rise to gives rise to embryo proper embryo proper while while the peripheral while the peripheral portion does not take part in the formation of embryo in the formation of
embryo this part is known as extra embryonic region. Extra embryonic region. Extra embryonic region. What do you want? देखिए, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक रीजन हो गया। अब देखो, जो रीजन कुछ मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको फिर हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मतलब जो पेरिफेरल जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक रीजन है वो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रीजन takes part in the formation of certain membranes called extra embryonic membranes. Called extra embryonic membranes. Called extra embryonic membranes. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन करवाता है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी करवाता है। These membranes provide facilities for nutrition, respiration, and excretion. Excretion to the embryo. अब एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली 4 तरह का होता है। चार डिफरेंट तरह का एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन हो सकता है। सबसे पहला जो है वो है एमनियन।
सेकंड जो है वो है कोरियन। तीसरा जो है वो है योक सैक। योक सैक। चौथा जो है वो है एलेंटोइस। एलेंटोइस। तो 4 types of extra embryonic membranes are present. First one is amnion. Next one is chorion, yolk sac, and last one is allantois. एमनियन के बेसिस पे वर्टिब्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एमनियन के बेसिस पे वर्टिब्रेट को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, या दो ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट है एज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, या अगर ये एब्सेंट है, ठीक है। प्रेजेंट होगा तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को एमनियोटा कहते हैं। एमनियोटा। एमनियोटा। एंड अगर ये एब्सेंट होता है तो उसको एनेमनियोटा कहते हैं। एनेमनियोटा। तो दो ग्रुप मिल जाता है हमको वर्टिब्रेट्स का। एक भाई एमनियोटा हो गया, जिसमें कि एमनियन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसको एमनियोटा कहते हैं। एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें एग्जांपल्स हो गए आपके। एग्जांपल में रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स में एमनियन पाया जाता है, एविस में पाया जाता है, एंड मैमल्स में पाया जाता है। वहीं पे एनेमनियोटा की हम बात करें तो क्लास हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था। साइक्लोस्टोमेटा। फिर पाइसेस हो गया। फिर एम्फीबिया हो गया। ये एनेमनियोटा ग्रुप में पाया जाता है, मतलब उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन में से एमनियन प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं, वैष्णवी डेसिडुआ पेराइटलिस को एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन नहीं करता। तो दो ग्रुप में हम लोग बांट दिए भाई। हमको पढ़ना है ये वाला। हो गया, लिख लीजिए। नहीं हुआ। चलो,
हल्का टिल्टेड बन गया है। देखो जो ये रेड वाला दिख रहा है यही एक्चुअली प्लेसेंटा है, जो कि टिश्यू बना है फीटस और मदर के बीच। ये हम कह सकते हैं ये हमारा एम्ब्रायो प्रॉपर हो गया। ये एम्ब्रायो ये अंदर वाला जो लेयर है इसको एमनियन कहते हैं। ये जो लेयर हमको दिख रहा है ये लेयर ये एमनियन है। ये जो लेयर बाहर वाला दिख रहा है ये है कोरियन। योग सैक ह्यूमन में क्या होता है हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, वो डिग्रेड कर जाता है। तो ये रेमिनेंट्स हो गया आपका ऑफ योग सैक, रेमिनेंट्स ऑफ योग सैक, योग सैक। एंड ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका एलेंटोइस। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो ये फ्लूइड भरा हुआ है यही फ्लूइड क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस में निकालते हैं। याद करिए बड़ा बताए थे एमनियोसेंटेसिस, जो कि बैन कर दिया गया है क्योंकि वो मेथड फीमेल फिटिसाइड के लिए कारण होता जा रहा था। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये है एमनियोटिक, ये क्या हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो धीरे धीरे ये जो है ये बड़ा होता जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि नेवल से जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है क्योंकि ये कोरियन बना रहा है इसीलिए इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। एंड ये क्या हो गया प्लेसेंटा हो गया। तो यही है हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स। बना लीजिए तो फिगर।
हो गया? तो रहने देते हैं यहीं तक। एक लेक्चर और बचा हुआ है हम लोगों का, जो हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे। प्लेसेंटल विलाई देखो, कोरियोनिक विलाई, हाँ बिल्कुल। सर हाँ सर वो एक डाउट है ना कि सर जो प्लेसेंटा होता है वो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जिस ट्यूब के थ्रू हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं वो एम्बेलिकल कॉर्ड होता है, और प्लेसेंटा एक यही, टिश्यू होता है जहाँ हाँ से हम लोग। बस, हाँ 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 हाँ, यहाँ से समझो, अगर हम लोग देखेंगे ये जो टिश्यू है प्लेसेंटा है, समझो इस चीज को, यहाँ से क्या हुआ, अब धीरे धीरे प्लेसेंटा तो क्लोज था, मतलब एम्ब्रायो छोटा था, बड़ा होते जाएगा तो क्या होगा, दूर होता जाएगा, तो ये कॉर्ड भी बड़ा होता जाएगा, एंड यही कॉर्ड के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिशन जा रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, यही चीज हो रहा है। एंड जो एक्चुअल एक्सचेंज साइट है मदर और फीटस के बीच वहीं पे ना, तो वो प्लेसेंटा है, लेकिन जिस ट्यूब से वो कनेक्टेड है फीटस से, वो क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड। हो गया? सर ये जो सर जो ग्रीन कलर का एलेंटोसिस लिखे है ना, हाँ। ये एक बार और समझाइए ना ये। अभी एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे सबके बारे में। एलेंटोइस मेनली वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, स्टोर भी करता है, लेकिन ह्यूमन में ये उतना फंक्शनल नहीं रहता है। और सर यूक टैग जो होता है वो डेवलपमेंट धीरे से होता है तो वो किस जनरेट हुआ क्या? यूक टैग? योग सैक, हाँ। और योग सैक जो है वो ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में एग जो है वो योग कंटेंट बहुत कम करता है ना। यस सर। इसी वजह से। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक हम लोग। सर हाँ बोलिए। सर जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो कब डिस्कस करिएगा? टेस्ट का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो कर लेंगे। यस सर। इस वीक में एक और क्लास शेड्यूल करेंगे और हम लोग एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि थोड़ा सिलेबस पीछे यही टाइम में कि खिंचा जाए सिलेबस, क्योंकि और जब खुलेगा प्लांट फिजियो भी पढ़ाना है हमको भी, थोड़ा इसका सिलेबस जेनेटिक्स वगैरह पूरा हो जाएगा तब प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे। अभी ह्यूमन फिजियो पढ़िए, समझ में आ रहा है अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी? देखिए यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और सर कल वाला रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि कल रात को अपलोड नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली पूरा नहीं हो पाया था, हम अभी कर दे रहे थोड़ी देर बाद, ठीक है। यस सर। सर स्लाइड पे अपलोड कर दीजिएगा। स्लाइड अपलोडेड है। स्लाइड अपलोड हो गया है सर। ठीक है सर, कल रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। ठीक ठीक।